नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में है, जिसे हिंदी में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कहा जाता है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, जिसे प्रारंभिक कहा जाता है, और इसमें 2 सेक्शन कवर होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में अधिनियम का टाइटल मीन्स उस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है बताया गया है। तो इस अधिनियम को कहा जाता है द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। इसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कहा जाता है। इसी सेक्शन में बताया गया है कि इस अधिनियम का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो इसमें अधिनियम की धारा 1 में ही बताया गया है कि यह समस्त भारत पर लागू होता है। पहले इस सेक्शन में एक लाइन लिखी हुई थी कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, मतलब ये एक्ट पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता था। लेकिन 1970 में एक संशोधन हुआ था, जिसमें जो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय जो वाक्यांश है उसका लोप कर दिया गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। तीसरी बात इसमें बताई गई है कि इस अधिनियम का प्रारंभ कब हुआ था। तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1924। अधिनियम को 1 जुलाई 1924 की तिथि से प्रभाव में लाया गया था। यह अधिनियम समस्त उद्योगों पर लागू न होकर अधिनियम में परिभाषित कुछ ही उद्योगों पर लागू होता है। सेवा संविदा के अधीन काम करने वाले कर्मकारों पर ही यह अधिनियम लागू होता है। और ये जो दोनों बातें हैं, ये हम लोगों ने जब स्पेशल फीचर्स देखे थे इसके अधिनियम के, कि इस अधिनियम में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वहाँ पे हमने इन दोनों बातों के बारे में जाना था। काम को करने के करार मात्र पर ही यह अधिनियम लागू नहीं होता है। यह अधिनियम ऐसी क्षतियों से कर्मकारों को संरक्षण प्रदान करता है जो नियोजन के क्रम में तथा नियोजन के कारण घटित हुई है। ठीक है, ये तीनों चारों जो पॉइंट हैं ये हमने उसके स्पेशल फीचर्स में देखे थे। नेक्स्ट इसमें आता है आपका जो चैप्टर 1 है, उसी में सेक्शन 2। सेक्शन 2 देखने से पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोर्ट के सामने एक केस आया था, मदन मोहन वर्मा वर्सेस मोहनलाल, और 1993 का यह केस है, इलाहाबाद का। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिनियम के कार्य क्षेत्र पर प्रभाव डालते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम में समय समय पर किए जाने वाले संशोधनों के प्रभाव सामान्यतः भविष्यलक्षी होते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव। संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव तभी होगा जब तक इस संबंध में संशोधन अधिनियम में विशेष उपबंध नहीं कर दिया गया है। न्यायालय ने इस संबंध में यह अभिकथन प्रस्तुत किया है कि प्रतिकर प्राप्त करने तथा प्रतिकर देने संबंधी अधिकार और कर्तव्य दुर्घटना घटित होने की तिथि पर ही उपलब्ध हो जाते हैं। प्रतिकर की राशि कर्मचारी को तभी दी जा सकेगी जबकि धारा 3 में समस्त शर्तों की अनुपालना कर ली जाती है। और सेक्शन 3 में जो बातें बताई गई हैं उनको हम आगे देखेंगे। और इसी प्रकार अधिनियम की धारा जो 10 है उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया का अनुपालन करना भी प्रतिकर प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है। ठीक है, तो सेक्शन 3 और सेक्शन 10 दोनों को ही आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन दोनों की जब तक अनुपालना नहीं कर दी जाती है तब तक किसी भी प्रकार का प्रतिकर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और अधिनियम में यह भी उपबंधित किया गया है कि प्रतिकर प्राप्त करने संबंधी कोई दावा दुर्घटना से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत
कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ बताई थी। और जो मेन जो ये केस आया था मदन मोहन वर्मा का, वो आया था कि इस अधिनियम का जो प्रभाव है वह भविष्यलक्षी यानी कि प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव वो होता है भविष्यलक्षी कि जब अधिनियम लागू होता है उस दिन से भविष्य के लिए उसका लागू होना, और जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है भूतलक्षी प्रभाव, उसमें ये होता है कि जिस डेट को अधिनियम लागू किया गया है उससे पहले के मामलों में भी उस अधिनियम को लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है परिभाषाएं। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेफिनेशन क्लॉज होता क्यों है। तो ये हमने पहले भी देखा था कि जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें उस अधिनियम में जितने भी शब्द यूज़ किए गए हैं, काम में लिए गए हैं, तो उनका एक्चुअल मीनिंग हमें क्या लगाना है। ठीक है, वो परिभाषा खंड में बताया जाता है कि इसमें एक्ट में कहीं कहीं पे आपने आयुक्त शब्द देखा होगा, कहीं पे आश्रित डिपेंडेंट देखा होगा, कर्मकार का क्या मीनिंग होगा। तो इन सभी शब्दों का वही मीनिंग लगाया जाएगा जो कि हमारे एक्ट में दिया गया है। तो भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो तो हर अधिनियम के प्रारंभ में ही उस अधिनियम से संबंधित शब्दों को समझा दिया जाता है, जिसे हम लोग डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो अधिनियम का सेक्शन 2 है, उसमें जो ए है वो तो विलोपित कर दिया गया है। जो बी है, ठीक है, उसमें कमिश्नर आयुक्त को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे छोटा सा सिर्फ इन्होंने ये कह दिया है कि कमिश्नर मीन्स ए कमिश्नर फॉर वर्क्स मैन कंपनसेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 कि आयुक्त से धारा 20 के अधीन नियुक्त कर्मकार प्रतिकार आयुक्त अभिप्रेत है। इससे संबंधित एक केस है जो हमें देखना है। केस का नाम है यशवंत राव वर्सेस संपत AIR 1979 मध्य प्रदेश। इसमें जो MP हाई कोर्ट था उसमें कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त को अधिकरण माना था, सिविल न्यायालय नहीं। ठीक है, तो अभी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अधिकरण अलग चीज़ है और जो सिविल कोर्ट है वो अलग है। भले ही अधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और जो CPC है सिविल प्रक्रिया संहिता की जो सेक्शन 115 है के अनुसार प्रतिकर आयुक्त भी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय ही माना जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक विनिश्चय में, जिसका नाम था दिरजी बनाम गोवालिन AIR 1942 में, इसके विपरीत अवधारणा प्रस्तुत की थी। लेकिन वो पुराना केस है पटना हाई कोर्ट का, और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है वो नया केस है। तो पटना ने ये कहा था जो कि आयुक्त को सिविल न्यायालय माना जाएगा, जबकि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने उसको अधिकरण माना है। ठीक है, और CPC की धारा 115 ये कहती है कि जो अधिकरण है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनकी भी अपील हाई कोर्ट में होती है। इसी में एक सेक्शन 19 में एक बात कही गई है हमारे इसी अधिनियम में कि 19(2) के अधीन जारी किए गए किसी न्यायिक आदेश का पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता CPC की धारा 115 के अधीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो यशवंत राव बनाम संपत, ठीक है, ये भी हमने देखा था AIR 1979 का केस था जो MP हाई कोर्ट से रिलेटेड था। के मामले में यह विनिश्चय किया गया कि अधिनियम की धारा 30 आयुक्त के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का एक सीमित उद्देश्य हेतु अधिकार प्रदान करती है। तो अधिनियम की ही धारा जो 19(2) है वो तो ये कहती है कि जो हाई कोर्ट है उसको 115 के अधीन उस आदेश का न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन यशवंत राव के केस में ये कहा गया कि कुछ सीमित मामलों में जो अधिनियम की धारा 30 है आयुक्त के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का एक सीमित उद्देश्य अधिकार प्रदान करती है। तो हमें देखना है कि 19(2) में बात की गई है पुनरीक्षण की, और जो सेक्शन 30 है उसमें बात की गई है अपील की। और अपील और पुनरीक्षण आपने CPC में देखा होगा कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इसी अधिनियम का जो अध्याय 4 है, चैप्टर 4 है, उसमें जो कमिश्नर हैं उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा,
उनको किस तरीके के निर्देश दिए जाएंगे, उनकी शक्तियाँ, पावर्स क्या होगी, उनका जो आवेदन का प्रारूप है वो किस तरीके का होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सेक्शन 2C प्रतिकर। तो कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस एक्ट। प्रतिकर से अधिनियम द्वारा यथा उपंदित प्रतिकर अभिप्रेत है। तो हमारा जो ये चैप्टर है पूरा का पूरा प्रतिकर कंपनसेशन के लिए ही बनाया गया है। तो इसको हम लोग डिटेल में अपनी कल की क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये 2-3 जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं वो याद रहेंगी। एक तो कमिश्नर से संबंधित बातें, और दूसरा ये अच्छे से हमें याद रखना है कि यह जो एक्ट है 1970 के संशोधन द्वारा अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी ये लागू होता है। थैंक यू सो मच।